हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड हम कर रहे हैं। 5 क्लासेस हमारी हो गई हैं और दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं सो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो आप इनकलकेट लर्निंग को कर सकते हैं। सो देखिए, रिसर्च एप्टीट्यूड में हमने पहले 5 पॉइंट जो है हमारे वो सारे के सारे हम पहले की क्लासेस में कवर कर चुके हैं। आज जो है रिसर्च एप्टीट्यूड हमारा खत्म हो जाएगा। कंटेंट वाइज आपका जो सिलेबस है यूजीसी नेट पेपर 1 का रिसर्च एथिक्स जो है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो देखिए, जैसे एथिक्स होते हैं या मोरल वैल्यूज होती हैं, वो क्या है, वो एक तरीके से प्रिंसिपल या गाइडलाइंस होती हैं, ठीक है, कि जिन चीजों को या जो हम वैल्यू करते हैं उनको हम अपहोल्ड कर सकें। सो एथिक्स क्या है, प्रिंसिपल्स या गाइडलाइंस हैं दैट हेल्प अस टू अपहोल्ड द थिंग्स वी वैल्यू। तो जिनकी हम वैल्यू करते हैं उनको, वो होता है ना सिर माथे पे रखना, सो वो वाली चीज। सो एथिक्स एंड लॉज जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। ऑल्दो लॉज जो है, लॉ ऑफ द लैंड आर इंटेंडेड टू बी बेस्ड ऑन सर्टेन एथिक्स। तो जो लॉज बनते हैं वो भी कुछ वैल्यूज, मोरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज, उनके ऊपर ही डिपेंड होके बनते हैं। अगर हम एथिक्स के एम की बात करें सो 2 फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स इसके हम मानते हैं। एक तो ये चीज हमें बताना कि किस सिचुएशन में हमें कैसे एक्ट करना चाहिए, टू टेल अस हाउ वी ought टू एक्ट इन अ गिवन सिचुएशन एंड टू प्रोवाइड अस विद स्ट्रॉन्ग रीजंस फॉर डूइंग दैट, कि हम कोई चीज कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, ठीक है। सो ये 2 चीजें जो है वो एथिक्स पे डिपेंड करती हैं। कि फॉर एग्जाम्पल मेरा एक अपना उसूल हो सकता है कि मुझे जो है और कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं करनी, ठीक है। सो वो मेरे एथिक्स है। अब मेरे पास उसका एक प्रॉपर रीजन होगा। अब ये तो क्या है, मेरे एथिक्स मुझे क्या बता रहे हैं, एक चीज तो कि मुझे क्या करना है, कि मुझे वो क्या करना है या क्या नहीं करना है, और दूसरा वो क्या बताते हैं कि वो क्यों नहीं करना है या क्यों करना है। सो एक प्रॉपर रीजन होगा उस चीज का, ठीक है। सो ईच डिसीजन मेड इन रिसर्च इन्वॉल्व अ पोटेंशियल कॉम्प्रोमाइज फॉर ऑफ वन वैल्यू फॉर अनदर। सो कई बार क्या होता है कि हम एक रिसर्च में जब हम चीजें करते हैं सो एक बहुत सारी वैल्यूज हैं हमारी, सो एक वैल्यू के लिए हम दूसरी वैल्यू को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करना पड़ जाता है कई बार हमें, ठीक है। सो कई बार क्या होता है कि अब एग्जाम्पल क्या है, मैं बोल रही हूँ कि मुझे कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं करनी और उसका एक प्रॉपर रीजन मेरे पास है, ठीक है, कि भाई वो ज्यादा पैसे लेते हैं या एजुकेशन को धंधा बना रखा है या बहुत सारा रीजन है मेरे पास, ठीक है। लेकिन तीसरा पॉइंट क्या आया कि मेरे को बिल्कुल ऐसे भूखे मरने की नौबत आ गई, राइट। सो उस टाइम पे अगर मेरे को कहीं जॉब ऑफर मिल रहा है या कुछ मिल रहा है सामने से, सो मैं ज्वाइन करने की सोचूंगी ना कि सर्वाइवल के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, राइट। तो वो एथिक्स तो आप घोल के नहीं पी सकते, राइट ना। सो वो तीसरा पॉइंट आ जाता है कि कई बार हमें क्या करना पड़ता है, कुछ एक जो एथिकल वैल्यूज हैं उनसे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, ठीक है जी। सो वो किससे कॉम्प्रोमाइज करना है, किससे नहीं करना है, वो आपकी प्रायोरिटीज जो है वो डिसाइड करती हैं। सो ये रिसर्च एथिक्स हो गया। अब रिसर्च में हमें एथिक्स की जरूरत है क्यों, या बेनिफिट क्या है अगर हम एथिक्स की बात करें रिसर्च के अंदर। सो बहुत सारे पॉइंट्स इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। इट हेल्प्स इन प्रोमोटिंग द एम्स ऑफ रिसर्च सच एज ब्रिंगिंग आउट ट्रुथ एंड अवॉइडेंस ऑफ एरर। सो रिसर्च में अगर एथिकल वैल्यूज होंगी सो आप किसको प्रमोट करेंगे, जो एम है, एक्चुअल एम है रिसर्च का, उसको आप जो है अवॉइड करने की कोशिश करेंगे कि कोई गलतियां ना हो। क्योंकि अगर आप गलतियां कर रहे हैं चाहे इंटेंशनली अनइंटेंशनली, तो वो एथिकल वैल्यूज डाउन तो जा रही है ना आपकी, आपका जो इम्पैक्ट है आपके पेपर का या आपके रिसर्च का वो कम हो रहा है। It promotes the values that are essential to collaborative work, जैसे कि ट्रस्ट, अकाउंटेबिलिटी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, फेयरनेस। सो एथिक अगर वो होगा ना, जुबान की अगर बात है यानी एथिक्स है आपके अंदर कोई, सो वो एथिकल वैल्यूज क्या करती हैं, ट्रस्ट या कोलैबोरेटिव वर्क के टाइम पे ट्रस्ट, अकाउंटेबिलिटी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ये सब जो है वो बना के रखती हैं 2 रिसर्चर के बीच में, ठीक है। इट होल्ड्स द रिसर्चर अकाउंटेबल टू द पब्लिक एंड सोसाइटी, कि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो वो एथिकल वैल्यू आपकी सही रहे, यानी आप दूसरे का काम जो है क्या ना करें, कॉपी ना करें, ठीक है। दूसरे का काम अगर आप कॉपी कर रहे हैं तो आप अकाउंटेबल होंगे उस चीज के लिए। तो रिसर्चर को अकाउंटेबल ठहराया जाता है चीजों के लिए। It helps in building public support for research, which in turn can help in getting participants who take part in research willingly. So एक तरीके से ये पब्लिक सपोर्ट को बिल्ड करने का भी काम करते हैं कि आप किसी चीज पे रिसर्च करना चाह रहे हैं, अगर लोग आपको जानते हैं, वो जानते हैं कि आपकी एथिकल वैल्यूज क्या हैं, तो और दूसरा रिसर्च के अंदर एथिक्स यूज होती हैं या उनकी अहमियत है, अगर वो ये चीज जानते होंगे सो विलिंगली जो है वो पार्ट लेंगे आपकी रिसर्च के अंदर। एथिकल थियरीज आपको कई देखने मिल जाएंगी या फिर अप्रोचेस जो है वो भी देखने को मिल जाएंगे। तो उनमें से कुछ एक इंपॉर्टेंट जो है वो एक बार देख लेते हैं। एक है डियोंटोलॉजी,
जो कि यूरो वेस्टर्न पैराडिम माना जाता है। इसके अंदर क्या बोला जाता है कि जो भी आप कर रहे हैं एक्ट्स जो हैं वो गुड या बैड होते हैं, किसमें, इन देमसेल्फ रिगार्डलेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि इसमें रूल्स को, लॉ को सबसे ज्यादा ऊपर रखा जाता है, मोरालिटी से भी ऊपर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि आप झूठ बोल रहे हैं अगर, तो वो झूठ बोलना बुरा ही है। अब चाहे किसी को अच्छा फील हो रहा हो, किसी की जान बच रही हो, अगर आपने झूठ बोला है तो वो गलत है अकॉर्डिंग टू डियोंटोलॉजी। अगर आपने झूठ बोला है और उसकी वजह से किसी को अच्छा लग रहा है या फिर किसी की जान बच रही है वाली सिचुएशन, तो वो कॉन्सिक्वेंस हुआ। कॉन्सिक्वेंस के बेसिस पे अगर आप चीजों को चला रहे हैं, सो वो क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंशियलिज्म। ये भी क्या है, यूरो वेस्टर्न पैराडिम है। आउटकम ऑफ एक्ट इज व्हाट मैटर्स, तो सबसे ज्यादा क्या मैटर कर रहा है, जो आउटकम है, जो कॉन्सिक्वेंस है, कि अगर किसी की जान बच रही है, वो ज्यादा मैटर कर रहा है, ना कि झूठ बोलना। ठीक है, सो टेलिंग अ लाई इज फाइन इफ इट मेक्स समवन फील बेटर। और अगर आप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं और वो बैड है, किसी को हार्म कर रहा है, तो वो गलत है। यानी कि जो भी चीज आप करेंगे, यानी आपके जो एक्शन है, ट्रुथ या जो भी होगा, लाई, आपका जो एक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, उसके कॉन्सिक्वेंस के ऊपर। ठीक है, बट इसमें ये दिक्कत क्या आ जाती है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे या उसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, कई बार इतना इजी नहीं होता पता कर पाना, राइट। कई बार हमने जो है झूठ बोल दिया लेकिन कॉन्सिक्वेंस उसका कुछ और ही निकला। सो कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो हर बार पता लग पाए या उनके क्या इम्प्लीकेशंस निकलेंगे वो जरूरी नहीं होता। ये थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेज आ जाता है। सो बेसिकली इसमें मोरालिटी को ऊपर रखा जाता है कि अगर कुछ अच्छा हो रहा है, चाहे बेशक रूल ब्रेक करके या लॉ ब्रेक करके हो रहा हो, सो मोरालिटी को ये ज्यादा अहमियत देते हैं, जो कॉन्सिक्वेंशियलिज्म की थियरी होगी वो। एथिकल थियरी में वर्च्यू एथिक्स और एक होता है वैल्यू एथिक। ये दोनों भी क्या है, यूरो वेस्टर्न पैराडिम है। गुड पीपल आर एथिकल सो दे डू गुड रिसर्च। सो वर्च्यू एथिक्स क्या बोलते हैं कि जो अच्छे लोग हैं वो ही एथिकल होते हैं और वही अच्छा रिसर्च करेंगे। सो बेसिकली ये इंडिविजुअलिज्म को ज्यादा महत्व दे रहे हैं कलेक्टिविज्म से, कि सब लोग अच्छे नहीं हो सकते, ये तो है ही। सो जो अच्छा है वही अच्छा रिसर्च करेगा, ये वर्च्यू एथिक्स का कहना है। उसके बाद आता है वैल्यू एथिक्स। वैल्यू एथिक्स भी क्या है, यूरो वेस्टर्न पैराडिम है। पीपल बेस देयर एथिकल डिसीजन ऑन देयर पर्सनल, या फिर अग्री करते हैं वैल्यूज पे, रादर देन ऑन एक्सटर्नल प्रिंसिपल, कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से और आपकी पर्सनल एथिक्स के हिसाब से आप चीज कर रहे हैं। सो वो क्या है, वैल्यू एथिक्स। यानी आप, आपकी जो वैल्यूज हैं, आपकी जो एथिकल या मोरल वैल्यूज हैं, आप उनको अहमियत दे रहे हैं। सो एक इस पे मोरल वैल्यूज या प्रायोरिटीज के ऊपर बेस्ड होगी, आप एक्सटर्नल प्रिंसिपल्स के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं। तो शेयर्ड वैल्यूज की ये बात करते हैं, लीड टू एथिकल कंडक्ट। और अगर शेयर्ड वैल्यू है तो वो कलेक्टिविज्म में आ जाएगा। सो कलेक्टिविज्म को ये सपोर्ट करते हैं ओवर इंडिविजुअलिज्म। अब एक होता है इंडिजिनस रिसर्च एथिक्स, यानी ये साउथ सदर्न पैराडिग्म आ गया। और इंडिजिनस यानी कि जहां के आप हैं वो वाली सिचुएशन। इंडिजिनस होता है ना, जैसे इंडिजिनस ट्राइब, कि वो ट्राइब वहीं का है ओरिजिनली। ठीक है, सो पीपल वर्क टुगेदर टू फाइंड आउट व्हाट दे नीड टू नो। सो इसमें क्या है, कलेक्टिवली काम करते हैं सब लोग। और इसमें क्या है, रिलेशनशिप को ज्यादा महत्वता दी जाती है। और किस पे, कम्युनिटी के अंदर जो काम हो रहा है, जो दिक्कतें हैं उनको सोल्व करने के ऊपर क्या दी जा रही है, इंपॉर्टेंस यहाँ पे दे रहे हैं। सो बेस्ड ऑन कम्युनिटी रिलेशनशिप को ऊपर मानते हैं ये। और एक्नॉलेजेस एंड वर्क टू स्ट्रेंथन लिंक बिटवीन रिसर्च एंड सोशल जस्टिस। तो आप रिसर्च कर रहे हैं, उसके जो आप रिसर्च करें वो सोशल जस्टिस से रिलेटेड हो, कहीं ना कहीं समाज में किसी का भला हो रहा हो। सो वो क्या है, इंडिजिनस रिसर्च एथिक्स की थियरी बोलती है। एक होता है पोस्ट कॉलोनियल इंडिजिनस एथिकल थियरी। इसमें ये क्या मानते हैं कि रिसर्च को एज अ रिस्पेक्टफुल व्हेन इट बेनिफिट्स द पार्टिसिपेंट। तो जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा है, वो ये थियरी बोलती है कि पोस्ट कॉलोनियल इंडिजिनस एथिकल थियरी। सो ये स्टेटमेंट जो है वो इसके अंदर हमें पता होनी चाहिए। अब कुछ एक अप्रोचेस हैं, जैसे हमने डियोंटोलॉजिकल थियरी पढ़ी तो उसी से रिलेटेड डियोंटोलॉजिकल अप्रोच हो गया। इसमें क्या है कि वी शुड आइडेंटिफाई एंड यूज अ यूनिवर्सल कोड इन मेकिंग एथिकल डिसीजंस। तो ये एब्सोल्यूट अप्रोच होता है, जैसे हमने बताया कि टेलिंग अ लाई इज बैड। सो वो गलत ही है। अब चाहे कुछ भी हो, वो किसी को अच्छा फील कराए, बुरा फील कराए, झूठ बोलना गलत है तो है। सो ये एब्सोल्यूट अप्रोच है। एथिकल स्केप्टिसिज्म अप्रोच, इसके अंदर क्या है, ये यूनिवर्सल नहीं होते, ये रिलेटिव होते हैं एक दूसरे के। यानी आपके कल्चर, आपके टाइम, आपके वैल्यूज के हिसाब से आप चीजें कर रहे हैं। तो ये रिलेटिविज्म है, एक्सपीरियंस के बेसिस पे। फिर अगला अप्रोच एक और है, यूटिलिटेरियनिज्म अप्रोच, यानी कि डिसीजन जो है एथिक्स इन रिसर्च से रिलेटेड वो किस पे बेस्ड होंगे, एग्जामिनेशन और
कंपैरिजन कि कॉस्ट एंड बेनिफिट के ऊपर ये डिसाइड करते हैं कि जितने आप सोच रहे हैं कि मैं अगर ये रिसर्च कर रही हूँ तो इतना बेनिफिट मुझे होगा या ये चीज मुझे देखने को मिलेगी। सो वो जो एक्सपेक्टेड रिसर्च है और जो एक्सपेक्टेड जो रिसर्च के अंदर जो रिस्क है एक्सपेक्टेड और जो एक्सपेक्टेड बेनिफिट है उनके बेसिस पे अगर आप बेनिफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है आपको, तो आप उस अप्रोच की तरफ जाएंगे। सो ये क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड बेनिफिट एक्सीड द एक्सपेक्टेड रिस्क, द स्टडी इज प्रिज्यूम्ड टू बी एथिकल। सो उस स्टडी को ये एथिकल मान लेंगे जहां पे जो बेनिफिट है वो ज्यादा हो रहा है। ठीक है जी। सो ये यूटिलिटेरियन अप्रोच हो गया। अब कुछ एक एलिमेंट्स हैं जो कि होने चाहिए, ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट की ऑनेस्टी है। जब आप डाटा रिपोर्ट कर रहे हैं तो आप ऑनेस्ट रहें, आप जो है डाटा को मैनिपुलेट ना करें कि जो डाटा आपका आया है आप वही रिपोर्ट कीजिए। अगर गलत आया है, आप कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो आपकी हाइपोथेसिस अगर गड़बड़ हो रही है उस बेसिस पे आप अपने डाटा को चेंज मत कीजिए। फॉल्स जो है डाटा आप ना, फॉल्स डाटा आप पब्लिश ना करें। ऑब्जेक्टिविटी यानी कि जब आप बायसनेस को अवॉइड करना चाह रहे हैं तो बायसनेस जो है चाहे वो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में हो, रिव्यू में हो, डाटा एनालिसिस में हो, इंटरप्रिटेशन में हो, तो बायसनेस नहीं होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, सिंसियरिटी के साथ आप काम करें, केयरफुलनेस होनी चाहिए ताकि बायसनेस और ये जो है बाकी सारी जो भी अनएथिकल इश्यूज हैं वो आप उनके लिए केयरफुल रहें और आप उनको अवॉइड कर पाए। ओपननेस होनी चाहिए, जब आप डाटा शेयर कर रहे हैं या रिजल्ट शो कर रहे हैं तो आपको वो कंप्लीट शो करने पड़ेंगे। रिस्पेक्ट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होनी चाहिए कि जो पेटेंट्स हैं या कॉपीराइट्स हैं उनका आप ध्यान रखिए, प्लैगियरिज्म की तरफ आप ना जाएं। सो रिस्पेक्ट होनी चाहिए, जो आईपीआर हैं, जो राइट्स हैं, सबके जो राइट्स होते हैं रिसर्च के फील्ड में, तो उनकी तरफ भी जो आपको ध्यान रखना चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, जब आप किसी से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो आप कंसर्न्ड जो है उनके साथ कंसेंट के साथ आप डाटा कलेक्ट करें, उनको सारी चीजें पता हो कि आप ये डाटा कहाँ यूज करेंगे। सो और कॉन्फिडेंशियल रहेगा वो डाटा, तो वो सब चीजें आपको होनी चाहिए पता। रिस्पॉन्सिबल पब्लिकेशन विद एम टू सर्व द सोसाइटी, अवॉइडिंग वेस्टफुल एंड डुप्लीकेटिव पब्लिकेशन। सो वेस्टफुल या ऐसे ही कुछ भी छाप दिया सिर्फ पब्लिकेशंस बढ़ाने के लिए, वो चीज नहीं होनी चाहिए। मेजर एम क्या होना चाहिए रिस्पॉन्सिबल पब्लिकेशन का, कि सोसाइटी को सर्व करें। रिस्पॉन्सिबल मेंटोरिंग इन टर्म्स ऑफ गाइडिंग रिसर्च स्टूडेंट, सो मेंटोर जो है वो भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि वो अच्छे से गाइड करे स्टूडेंट्स को सारी चीजों में। रिस्पेक्ट फॉर कलीग्स ट्रांसलेट्स टू एक्सटेंडिंग फेयर ट्रीटमेंट टू द कलीग्स, तो कलीग्स के लिए भी आपकी रिस्पेक्ट जो है वो होनी चाहिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि मीन्स टू सर्व द सोसाइटी एंड डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। नॉन डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, चाहे वो कलीग्स के प्रति हो या बाकी स्टूडेंट्स या जो पार्टिसिपेंट्स हैं आपके, किसी के भी प्रति आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। एनहेंसिंग कॉम्पिटेंस फॉर ओन प्रोफेशनल एडवांसमेंट और लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड टेकिंग स्टेप्स टू प्रमोट कॉम्पिटेंस इन साइंस एज अ होल। सो कॉम्पिटेंस को आप एनहेंस करें, आपका जो काम है वो बोलना चाहिए, अच्छा काम होना चाहिए। इंश्योरिंग लीगैलिटी टू द होल प्रोसेस बाय ओबेइंग जो है रेलिवेंट लॉज, जो भी आपके लॉज हैं, चाहे वो प्लेगरिज्म से रिलेटेड हैं, चाहे वो जो है आपके आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो सारी चीजों से रिलेटेड जो लॉ है वो आप फॉलो करें। एनिमल केयर थ्रू प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, जब आप एनिमल्स पे या किसी चीज पे रिसर्च कर रहे हैं तो वो चीज आप जो है ध्यान रखें और जहां पे जो चीज अलाउड नहीं है वो ना करें। अगर हम स्टेक होल्डर्स की बात करें कि कौन कौन होंगे, तो 3 स्टेक होल्डर्स की मेजरली हम बात करते हैं रिसर्च में, यानी कि रिसर्च से रिलेटेड जो है वो स्टेक होल्डर्स होंगे। तो सबसे पहले तो पार्टिसिपेंट्स या सब्जेक्ट्स जिनको हम बोलते हैं, जो कि आपकी रिसर्च में पार्ट ले रहे हैं। एक आप खुद होंगे यानी कि रिसर्चर, एक जो आपको फंड कर रहा है, जैसे अगर हम कहीं पे भी पीएचडी कर रहे हैं तो आप रिसर्चर होंगे, आपके पार्टिसिपेंट्स जो है वो स्टेक होल्डर्स होंगे, प्लस यूजीसी स्टेक होल्डर होगा क्योंकि आपको फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन है, यूजीसी। अब कुछ एक एथिकल इश्यूज हैं जो रिसर्चर से रिलेटेड हो सकते हैं या रिसर्चर की गलतियों की वजह से आ सकते हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो बायसनेस हो सकती है, तो वो अवॉइड करनी चाहिए आपको, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए कि सबसे पहली चीज जो हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में, जब हम रिसर्च को पढ़ा था हमने फर्स्ट वीडियो में, तो हमने ऑब्जेक्टिविटी की बात की थी, यानी बायसनेस नहीं होनी चाहिए कि आप जो है बायस्ड हैं किसी चीज के लिए। तो अगर आप बायस्ड हो रहे हैं तो वो अनएथिकल होगा और उसके लिए आपको बायस्डनेस नहीं रखनी है, यानी कि ट्रुथ की साइड जो है वो आपको जाना है। प्रोविजन और डिप्रिवेशन ऑफ अ ट्रीटमेंट, यानी कि इसमें क्या है, ये स्पेशली मेडिकल रिसर्च में यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये एथिकल है कि जब हम कोई भी ड्रग जो है, जो ट्रायल करते हैं हम किसी के ऊपर, जो कि हमें पता है कि अभी इफेक्टिव प्रूव नहीं हुई है,
ठीक है। सो फिर भी उसको जो है ट्रीटमेंट के लिए, किसी जो स्टडी पॉपुलेशन है उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज करना, सो वो भी एक तरीके से डिलेमा है कि रिसर्चर्स के सामने कि ये सही भी है या नहीं है, ठीक है। ऑल्दो इसमें इन्फॉर्म्ड कंसेंट होती है कि आपको बताया जाता है कि आपके ऊपर ये ड्रग ट्रायल हो रहा है, ठीक है, मिनिमम रिस्क है, या जो डिस्कशन है वो उनके साथ होता है। तो इन चीजों को इन्वॉल्व करके हम ये जो मेजर एथिकल इश्यू है, डिलेमा है हमारा कि ये एथिक्स में है भी या नहीं, ठीक है, तो वो थोड़ा सा हम अवॉइड कर सकते हैं। यूजिंग इनअप्रोप्रिएट रिसर्च मेथडोलॉजी, यानी कि जब आप डेलिब्रेटली जो है बायस्ड सैंपल यूज कर लें या कोई ऐसा मेथड या प्रोसीजर यूज कर लें जो कि अनएथिकल हो, सो ये भी रिसर्चर के पार्ट पे है। इनकरेक्ट रिपोर्टिंग, यानी आपने डाटा ही गलत रिपोर्ट किया है, ठीक है, क्योंकि आपका डाटा आपने सोचा कुछ था, आ कुछ और गया, सो वो वहां पे क्या हो गया कि आपने फिर जो सही आपके रिसर्च पेपर को अच्छा बना रहा था वो डाटा आपने जो है फिर पब्लिश कर दिया, सो वो इनकरेक्ट रिपोर्टिंग हो जाएगी। मल्टीपल ऑथरशिप की अगर हम बात करें, सो कई बार क्या होता है कि इम्प्रोप्राइटी हो सकती है उसमें, ऑथरशिप बहुत सारे ऑथर भी हो सकते हैं एक पेपर के अंदर, ठीक है। सो इम्प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ क्रेडिट, यानी जैसे कई बार होता था ना कि ग्रुप में प्रोजेक्ट दे दिया कि 5 बच्चों के ग्रुप को प्रोजेक्ट करके लाना है, और उन 5 बच्चों में से एक ने बहुत ज्यादा काम किया और जो है बाकी 3 ने किया नहीं, दूसरे ने थोड़ी थोड़ी हेल्प की, ठीक है। सो वो क्या हुआ, लेकिन क्रेडिट किसको मिल रहा है, सबको मिल रहा है, सो वो ऐसे मेजर या कम क्रेडिट वाली चीज। सो कई बार क्या होता है कि जब बहुत सारे ऑथर्स होते हैं, सो उसमें क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जिसका सबसे ज्यादा काम होता है, मेजर रोल होता है, वो हमारे पास फर्स्ट ऑथर दिखेगा आपको, उसके बाद जो है बाकी ऑथर्स के नाम दिखेंगे। तो उनका जैसे जैसे ऑथरशिप में आप पीछे जाते जाएंगे, सो वो ऑथरशिप जो आपकी इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट फैक्टर जो आपको मिलेगा वो कम होता जाएगा उस चीज के लिए। सो इस चीज में भी जो है आपको एथिकल इश्यूज ध्यान रखने हैं। इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी आपने किसी की इंफॉर्मेशन ले ली या आपने गलत इंफॉर्मेशन दे दी, सो वो सारी चीजों का आप ध्यान रखेंगे। अगर आपने इनअप्रोप्रिएट यूज किया, सो वो भी क्या है, एक एथिकल इशू हो जाएगा, अनएथिकल इशू आई मीन, ठीक है। सो उसमें सबसे ज्यादा क्या चीज आती है, प्लेगरिज्म। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब हम रिसर्च की बात करते हैं आपको पता होना चाहिए। जैसे चोरी करना गुनाह होता है ना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उसमें एक मटेरियलिस्टिक चीज चुरा रहे हैं किसी की, या पैसे चुरा रहे हैं। वैसे ही रिसर्च के अंदर जब आपका लिटरेचर कोई चुरा लेता है या आपको क्रेडिट नहीं दे रहा है कि ये आपने काम किया है, सो वो क्या है, वो प्लेगरिज्म है, ठीक है। द एक्शन और प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग समवन एल्स वर्क, आइडिया कुछ भी ले लिया दूसरे से, एंड पासिंग इट ऑफ एज वंस ओन आइडिया, कि ये मेरा आइडिया, तो बेस एक तरीके से वो क्या हुई, लिटरेरी थेफ्ट हुआ, यानी आपने लिटरेचर की चोरी की है। सो ये भी एक तरीके के झूठ बोलना, लाइंग, चीटिंग, थेफ्ट या फ्रॉड के अंदर आएगा। और जैसे चीटिंग करना या फ्रॉड करना या चोरी करना गुनाह है और वो पनिशेबल है, वैसे ही ये भी इलीगल है और पनिशेबल है, प्लेगरिज्म। तो ये बहुत सीरियस ऑफेंस होता है, आपको प्लेगरिज्म अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है। सो इट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ कॉपिंग और बोरोइंग, ऐसा नहीं कि आपने कॉपी कर लिया, बोरो कर लिया, ये कॉमन मिसकंसेप्शन है। अब बहुत सारे तरीके की चीजें आपको प्लेगरिज्म में मिलेंगी। सो कुछ एक एग्जांपल अगर हम देखें, टर्निंग इन समवन एल्स वर्क एज योर ओन, यानी आप किसी और का काम लेके बोल रहे हैं ये काम मेरा है, ठीक है। सो वो क्या है, प्लेगरिज्म है। आपने वर्ड्स, आइडियाज कॉपी कर लिए और किसी को क्रेडिट नहीं दिया, सो वो भी प्लेगरिज्म है। फेलिंग टू पुट अ कोटेशन इन कोटेशन मार्क्स, सो वो कोटेशन जो है आपने क्या किया, कहीं से कोई पर्टिकुलर कोटेशन पढ़ी, आपने उसको कोटेशन को कोट करने की बजाय और क्रेडिट देने की बजाय क्या किया, कोटेशन हटा के और उसको थोड़ा सा खुद की लैंग्वेज में लिख दिया, सो दैट्स ऑल्सो रॉन्ग। गिविंग इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द सोर्स ऑफ कोटेशन, यानी आपने कोट तो कहीं और से किया है लेकिन आपने रेफरेंस में कुछ और दे रखा है जो कि शायद एग्जिस्ट भी ना करता हो। सो इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन का जो सोर्स है उसको क्या करना, साइट करना। चेंजिंग वर्ड्स बट कॉपिंग द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ अ सोर्स विदाउट गिविंग क्रेडिट, कि आपने क्या किया, कॉपी कर लिया सारा का सारा, और कॉपी करने के बाद आपने सिनोनिम्स यूज करके कहीं कहीं वर्ड्स चेंज कर दिए, बट स्ट्रक्चर और आइडिया तो सेम ही है, और आपने क्रेडिट भी नहीं दिया कि नहीं ये तो मेरा आइडिया है, तो वो भी प्लेगरिज्म है। Copying so many words or ideas from a source that it makes up the majority of your work, whether or not you give credit. So आप बेशक क्रेडिट भी दे दें, पर फिर भी आपने क्या किया, मोस्टली काम किसी और का ही लिख रखा है, सो वो भी एक तरीके से प्लेगरिज्म में आएगा। सो बहुत सारी फॉर्म्स जो है प्लेगरिज्म की देखने को आपको मिल जाएंगी, जैसे इंट्राकॉर्पल, एक्स्ट्राकॉर्पल। इंट्राकॉर्पल के एग्जाम्पल के रूप में आप समझ सकते हैं कि मान लो आप एमएड में है या मास्टर्स में है,
आप क्या कर रहे हैं, डेजर्टेशन सबमिट कर रहे हैं। तो डेजर्टेशन आप दो फ्रेंड हैं और दोनों को डेजर्टेशन सबमिट करनी है। सो अब आपने क्या किया, दोनों फ्रेंड ने एक दूसरे की हेल्प की और कुछ एक चीज जो है वो सिमिलर लिख रखी है, ठीक है। सो वो क्या है, वो इंट्राकॉर्पल है। ये एक केस ऑफ प्लेगरिज्म होगा वेयर वन स्टूडेंट हैज कॉपीड फ्रॉम अनदर इन द सेम सबमिशन, यानी आप सेम टाइम पे सबमिट कर रहे हैं अपनी, टाइम इन द सेंस सेम ईयर में, कि आप दोनों फ्रेंड ही तो है ना, सेम क्लास में हैं। सो आप सेम टाइम पे सबमिट कर रहे हैं लेकिन आपने कॉपी कर रखा है एक दूसरे का। सो वो क्या है, वो इंट्राकॉर्पल प्लेगरिज्म होगा। अगर आप कहीं बुक से, जर्नल से, इंटरनेट से कॉपी कर रहे हैं मटेरियल को एग्जैक्टली, सो वो क्या होगा, एक्स्ट्राकॉर्पल होगा। अब आपने क्या किया, कंप्लीट किसी का काम उठाया और सारा का सारा कॉपी कर दिया और फिर आप बोल रहे हैं ये आपका काम है, तो वो क्या है, वो कंप्लीट प्लेगरिज्म है, ठीक है। आपने एंटायर वर्क जो है वो किसी का चुराया है। ये अगर डायरेक्ट प्लेगरिज्म की बात करें, अब आपने कंप्लीट नहीं चुराया लेकिन कुछ एक सेक्शन या कुछ एक पार्ट जो है कॉपी कर दिया, सो वो क्या है, वो डायरेक्ट प्लेगरिज्म है, ठीक है। ये कंप्लीट प्लेगरिज्म की तरह ही है लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं, कुछ एक सेक्शन उठा रहे हैं। कंप्लीट में तो आपने पूरा का पूरा वर्क ही कंप्लीटली प्लेगराइज कर दिया। सेल्फ और ऑटो प्लेगरिज्म, मान लो आप रिसर्चर हैं और आपका एक रिसर्च पेपर जो है वो पब्लिश हो रखा है। अब उस रिसर्च पेपर में जो काम आपने पब्लिश किया था, आपने क्या किया, ये आपका रिसर्च पेपर 1 था, आपने दूसरे रिसर्च पेपर में इसमें जो पब्लिश हो चुका है काम, उसको थोड़ा सा डाल दिया दोबारा से लेंथ बढ़ाने के लिए। लेकिन आपने इस पेपर में, यानी पेपर तो आपका ही था पर आपने इस पेपर को साइट नहीं किया, ठीक है। चाहे तो ये सोच के ना किया हो कि मेरा ही तो काम है, छोड़ो कोई बात नहीं, मैंने ही किया है ना, बट आप उसको ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं, राइट। सो आपने खुद के ही काम को चुराया है एक तरीके से, बिना क्रेडिट दिए। सो वो क्या हो गया, सेल्फ या ऑटो प्लेगरिज्म हो गया। फिर आता है वर्बेटिम। वर्बेटिम या वर्ड फॉर वर्ड कोटेशन विदाउट क्लियर एक्नॉलेजमेंट, यानी कि कोटेशन मस्ट ऑलवेज बी आइडेंटिफाइड एज सच बाय द यूज ऑफ ईदर कोटेशन मार्क और इंडिकेशन। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप कोटेशन किसी की ले रहे हैं तो आपको पूरा का पूरा कोटेड करके उसको और फिर आपको साइट करना पड़ेगा, यानी कि आपको रेफरेंस देना पड़ेगा उस चीज का। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं कि कोई और आइडिया ले लिया बट उसकी लैंग्वेज घुमा फिरा के लिख दी, तो वो भी क्या है, वर्बेटिम है। फिर आता है एक्सीडेंटल। कई बार क्या होता है कि हमें पता नहीं होता और वो हो जाता है गलती से, ठीक है। यानी आपने अच्छे से किया था बट स्टिल किसी और से मैच कर गया कहीं पे, या किसी और के काम से मैच कर रही है वो चीज, तो वो सॉफ्टवेयर उस चीज को उठाएगा। ऑल्दो एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म क्या होता है, अनइंटेंशनली होता है और इसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है या एक मिस्टेक की तरह माना जा सकता है जिसको सुधारा जा सकता है। मोजाइक प्लेगरिज्म क्या है, इसको पैच वर्क प्लेगरिज्म भी बोलते हैं। पैच वर्क यानी कि आपने क्या किया कि किसी की लाइन उठाई, जैसे कि कोई भी एक लाइन उठाई, उस लाइन को सेम रखा आपने, बस क्या किया, थोड़ा सा आगे पीछे घुमा के कर दिया, ठीक है। यानी कि ये पूरे का पूरा पेज था किसी का, यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर रखा था रिसर्च पेपर में, आपने यहां से एक लाइन उठाई, यहां से उठाई और उन दोनों को मिक्स करके एक चीज कर दी, ठीक है। सो वो क्या है, वो एक पैच वर्क है, यानी कि इट इंटरलेस समवन एल्स का जो फ्रेज है किसी और का या टेक्स्ट है, आपने उसको क्या कर दिया, मतलब बोल दो इसको डिफिकल्ट होता है पकड़ना क्योंकि आपने घुमा दी है वो चीज, ठीक है। बट स्टिल जो है ये क्या है, मोजाइक प्लेगरिज्म में इंक्लूडेड होगा। पैराफ्रेजिंग की आपने क्या किया, थोड़ा बहुत चेंज करके ग्रामेटिकल चेंज कर दिया या माइनर वर्ड चेंज कर दिए, सिनोनिम यूज कर लिए, सो वो क्या होगा, पैराफ्रेजिंग प्लेगरिज्म होगा कि आपने पैराफ्रेज किया, यानी आपने रिफ्रेज कर दिया उस चीज को थोड़ा सा अलग वे में। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि पैराफ्रेजिंग में क्या बोलते हैं, और मोस्ट कॉमन जो है टाइप ऑफ प्लेगरिज्म है ये, जो कि किसी की भी रिसर्च पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा या डिसर्टेशन में देखने को मिलेगा। क्योंकि और पैराफ्रेजिंग प्लेगरिज्म क्या बोलता है कि जस्ट बिकॉज आपने शब्द चेंज कर दिए दैट डजंट मीन कि आपका आइडिया भी चेंज हो गया, आप आइडिया सेम रख रहे हैं। सो इसीलिए ये क्या है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्लेगरिज्म में माना जाता है। एक होता है सोर्स बेस्ड प्लेगरिज्म। इसमें क्या होता है, ये सोर्स की वजह से होता है, यानी कि आपने क्या किया, कोई साइटेशन नहीं दी, ठीक है। यानी जब आप साइट नहीं कर रहे हैं, मिसलीडिंग साइटेशन क्या है कि व्हेन समवन साइट्स अ सोर्स दैट इज रॉन्ग और डजंट एग्जिस्ट, कि आपने साइट कर रखी है कोई चीज की मैंने ये वाला काम जो है वो यहाँ पे 1 रेफरेंस से लिया है और 1 रेफरेंस में आपने कोई चीज लिख रखी है, बट जब उस रेफरेंस पे जाके देखे तो वो ओपन ही नहीं हो रहा या फिर वो एग्जिस्ट ही नहीं करता या फिर वो गलत है,
सो वो क्या, आपने मिसलीड किया है कि आपने डाटा कहीं और से उठाया है और जो है साइट कोई और चीज कर रखी है, ठीक है। सो वो मिसलीडिंग साइटेशन होगी। एक होगा मिस डायरेक्टिंग साइटेशन, यानी कि आपने इसमें दो तरीके की साइटेशन होंगी। अब आपने क्या किया, एक रिसर्च पेपर देखा, आपने उस रिसर्च पेपर को तो साइट कर दिया, लेकिन उस रिसर्च पेपर में भी तो रेफरेंसेस होंगे ना। सो आपने उन रेफरेंसेस को उठा के नहीं डाला, यानी कि उसने जहां से लिया था रिसर्चर ने, और उन्होंने अपना एक पेपर बनाया था, चाहे वो रिव्यू हो या कुछ भी हो, सो जो रेफरेंसेस उन्होंने कोट कर रखे थे, आपने वो रेफरेंसेस करने की बजाय सिर्फ इनको कर दिया। यानी कि ये चाइल्ड जो है ना, चाइल्ड साइटेशन, और ये क्या था, पेरेंट साइटेशन, कि उस ये जो पूरा पेपर था इसमें क्या चीज थी, ये रेफरेंसेस थे, यानी इसने यहां से उठाया, तो ओरिजिन क्या हुआ, ये वाले रेफरेंसेस हुए, लेकिन ये वाले रेफरेंसेस आपने डाले ही नहीं अपने रिसर्च में। सो वो क्या हुआ, वो मिस डायरेक्टिंग हुआ, यानी आप मिस डायरेक्ट कर रहे हैं और आप सिर्फ एक जो चाइल्ड साइटेशन है वो दे रहे हैं, पेरेंट साइटेशन नहीं दे रहे हैं, ठीक है। When someone fails to cite a source, only citing the first source, or uses a child citation of a parent citation, only cites the parent citation, यानी आप एक ही साइट कर रहे हैं, बाकी चीजों को आपने छोड़ दिया। डाटा फैब्रिकेशन, व्हेन समवन क्रिएट्स फॉल्स डाटा एंड रिसर्च, जो मैं आपको बता रही थी कि आपने डाटा कलेक्ट तो कर लिया, लेकिन उस डाटा कलेक्शन में आपसे हो गई गड़बड़ या आपके रिजल्ट नहीं आ रहे हैं सही, तो आपने सोचा थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेते हैं। जैसे यूजुअली आप लैब में करते हैं, जब आप बीएससी एमएससी के दौरान अगर आप लैब्स अटेंड करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया या आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, उसको उसका टेम्परेचर नोट किया और आपने देखा टेम्परेचर तो ठीक आ नहीं रहा है, बट कोई बात नहीं, मुझे पता है ना इसका टेम्परेचर इतना आना है, तो आपने वो टेम्परेचर सही वाला जो है वो मेंशन कर दिया, तो आपने डाटा को क्या कर दिया, फैब्रिकेट कर दिया, यानी आपने गलत डाटा वहां पे दिया है। When someone deliberately changes or omits data to get the results, so जब आप डायरेक्ट एक तो हो गया जो आपने ये जो किया है ना, ये जो मैंने अभी आपको बताया वो होगा डाटा फॉल्सिफिकेशन, कि आपने जानबूझ के वो डाटा को किया है, ठीक है, या तो आपने चेंज कर दिया या आपने कुछ एक डाटा हटा दिया वहां से, ओमिट आउट कर दिया, सो वो फॉल्सिफिकेशन होगा। जब आप कंप्लीट डाटा ही खुद क्रिएट कर रहे हैं तो वो फैब्रिकेशन होगा, ठीक है। सो मोस्टली प्लेगरिज्म जो है आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आप सारे के सारे सोर्सेज को साइट कर देते हैं, तो कि जहां से आपने चीजें ली हैं उनको क्रेडिट दे दीजिए, तो मोस्टली प्लेगरिज्म के केसेस जो है वो अवॉइड हो जाते हैं। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि रिसर्च को जो है वो ज्यादा एथिकल बनाती हैं। पहला है इन्फॉर्म्ड कंसेंट, यानी जब भी आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं आप उनसे कंसेंट लें, यानी कि उनकी इजाजत लें। इजाजत के साथ साथ आप उनसे पूछें, उनको बताएं सारी की सारी चीजें, कि जो चीजें आप कलेक्ट कर रहे हैं वो कॉन्फिडेंशियल रहेंगी या नहीं रहेंगी, या उन चीजों को जो है कहां कहां यूज किया जाएगा। सो बेसिकली आपको उनको इन्फॉर्म करना है सारी चीजों के लिए। सो वो इन्फॉर्म करने के बाद अगर आपको परमिशन उनकी मिल रही है कि चलिए ठीक है, हम आपके पार्टिसिपेंट बन जाएंगे और हम आपके रिसर्च में हेल्प करेंगे या आपके लिए डाटा देंगे, सो वो क्या है, वो इन्फॉर्म्ड कंसेंट होगी। सो इन्फॉर्म्ड कंसेंट होनी चाहिए, इससे आपकी रिसर्च ज्यादा एथिकल बनेगी। प्रोटेक्टिव रिसर्च डिजाइन, यानी कि आपको ऐसा कोई रिसर्च डिजाइन क्रिएट नहीं करना है जो कि किसी चीज के लिए या सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो किसी ना किसी वे में। सो दिस इन्वॉल्व्स एस्टिमेटिंग द प्रोबेबिलिटी कि हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, और अगर होंगे तो कितने सीवियर हो सकते हैं या कितने गंभीर हो सकते हैं, उस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, ये प्रोबेबिलिटी को आप एस्टिमेट करके चलेंगे, तो वो क्या हो गया, प्रोटेक्टिव रिसर्च डिजाइन, कि आपने जो रिसर्च डिजाइन बनाया है वो प्रोटेक्टिव है, कि आपने पहले से देखा है कि इसके कोई गलत इफेक्ट तो नहीं होंगे। Screening, it is an attempt to select only those individuals for study who show a high tolerance for potential risk, यानी जब आपने उनको इन्फॉर्म कर दिया उसके बाद अगर वो परमिशन दे रहे हैं तो ही क्या होगी, उन्हीं को आप इन्वॉल्व करेंगे स्क्रीनिंग में, उन्हीं को आप इन्वॉल्व कर रहे हैं जिन्होंने परमिशन दी है, ठीक है। सो वो पोटेंशियल, अगर कोई रिस्क है भी तो वो पोटेंशियल रिस्क लेने को रेडी हैं, ठीक है, अपनी मर्जी से। सो वो क्या है, वो स्क्रीनिंग होगा कि आप ध्यान रखिए कि कौन आ रहा है, आपके जो है पार्टिसिपेंट, जो आपकी स्टडी पॉपुलेशन कौन है। पायलट स्टडीज, यानी कि कई बार क्या होता है कि कुछ एक पोटेंशियल हार्म्स जो हैं, यानी कुछ गड़बड़ हो सकती है बट सर्टेन नहीं है कि क्या गड़बड़ होगी, सो उसको चेक करने के लिए पायलट स्टडी जो है वो करनी चाहिए। पायलट स्टडी किसी भी चीज में या किसी भी फील्ड में एक स्मॉल स्केल पे होती हैं वो सब चीजें,
जैसे कि जब आप ड्रग ट्रायल्स करते हैं तो उन ड्रग ट्रायल्स में जो फर्स्ट फेज होगा, पहले तो एनिमल वाला फेज होता है, बट जब ह्यूमन फेज होता है तो ह्यूमन फेज में बहुत कम लोगों को इंक्लूड किया जाता है। फिर जो नेक्स्ट फेज होता है उसमें पॉपुलेशन को इंक्रीज किया जाता है। ठीक है, तो पायलट स्टडी होनी चाहिए जब आपको लग रहा है कि हार्म हो सकता है कहीं ना कहीं, बट सर्टेनिटी नहीं है क्या होगा। ठीक है, आउटसाइड प्रपोजल रिव्यू, यानी कि जो आपने लिखा है चीजें, चाहे वो रिसर्च प्रपोजल है चाहे वो रिसर्च है आपकी, आप उसको किसी और से रिव्यू करवाएं ताकि आपको हेल्प मिले कि आप रिस्क को मिनिमाइज कर सकें। फिर है प्रोफेशनल कोड्स। प्रोफेशनल कोड्स में दो फीचर्स होते हैं प्रोफेशनल कोड्स के जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फर्स्ट है प्रोफेशनल कोड्स आर डेवलप्ड इंडक्टिवली, यानी कि पूरे रिसर्च एक्सपीरियंस जो रहा है प्रोफेशनल्स का उसके बेसिस पे उनको बनाया गया, जैसे कि प्रोफेशनल कोड फॉर टीचर्स। ठीक है, सो उसमें क्या है कि टीचर्स के लिए क्या क्या कोड्स हैं या क्या क्या एथिकल चीजें हैं जो टीचर्स को करनी चाहिए बीइंग अ टीचर। सो ऐसे ही रिसर्च में है कि वो जो चीजें चली आ रही हैं या जो एक्सपीरियंस के बेसिस पे रिसर्चर्स ने सीखी हैं उनको आप क्या कर रहे हैं, एक तरीके से प्रोफेशन में डाल रहे हैं, प्रोफेशनल कोड बना रहे हैं उसका। ठीक है, सो प्रोफेशनल कोड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस बनाते हैं ताकि रिसर्चर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास रहे जब वो रिसर्च कर रहे हैं। फिर गवर्नमेंट रेगुलेशंस तो होती ही हैं, यानी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, ताकि अगर आप जैसे प्लेगरिज्म जो है वो भी क्या है, एक इलीगल एक्ट है यानी कि पनिशेबल भी है। ठीक है, सो वो इलीगल एक्ट है। कई बार जो पेटेंट अगर किसी को किसी चीज पे मिला हुआ है सो आप उसको यूज नहीं कर सकते, वो भी क्या है, इलीगल है। सो जहां पे इलीगल चीजें आ गई वो गवर्नमेंट की रेगुलेशंस हैं उसके ऊपर, सो वो भी जो है वो रिसर्च के जो है एथिकल होने में काफी हेल्पफुल रहती हैं। सो ये हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करती हूँ मैं आपको समझ आया होगा। अगर कुछ भी समझ ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और इतना रिसर्च पढ़ने के बाद जो हमारे नेट के 5 क्वेश्चंस हैं वो 5 तो सॉल्व हो ही जाने चाहिए। आई डोंट थिंक इससे ज्यादा जो है वो कहीं पे और डिटेल में कुछ पूछा जाना चाहिए। सो अब जो है नेक्स्ट वीडियो जो हमारी 7th वीडियो रहेगी, लास्ट वीडियो, जिसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। वो एक दो वो थोड़े से गैप के बाद आएगी ताकि जो अच्छे क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए लाए जा सकें। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप स्माइलिंग।